Hello students, as the chapter 11 of physics, that is work and energy, is going on, and in a previous lecture we studied about kinetic energy, that is the energy possessed by a body by virtue of its its motion. ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती है. वी स्टडीड इट देयर. अब हम आज स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ अ न्यू टॉपिक. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी. मतलब जो किसी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है, बॉडी या ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग भी हैं, हमारे अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी मतलब जैसे आप कहीं बैठे हो और अचानक से आप उठने की कोशिश करते हो या फिर आप उठ जाते हो, तो जो आप उठने के लिए एनर्जी यूज कर रहे हो वहां पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, किसी भी बॉडी की जो भी स्टोर्ड एनर्जी हुई, मान लीजिए आप एक स्प्रिंग लेते हो, आप स्प्रिंग को जब खींचते हो वो वापस अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है. वो किसकी वजह से? जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है उसकी वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को वापस अपनी पोजीशन पे खींच लेता है. ठीक है, वो फिर से स्प्रिंग इकट्ठा हो जाता है. तो दैट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी. So potential energy is the energy possessed by a body due to virtue of its position. किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो पोजीशन के चेंज की वजह से जो भी एनर्जी आती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. मतलब जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पे क्या था, आप बैठे हुए थे और अचानक खड़े हो गए. सो देयर यू आर चेंजिंग योर पोजीशन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग. सो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, या फिर कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे गिरती है तो इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम अ हाइट टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब बिल्कुल फ्लोर के पास. तो देयर पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड. तो अब हम इसका एक माइनर सा डेरिवेशन कर लेते हैं. ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं मास m का. लेट इट बी रेज्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. हाइट h फ्रॉम दी ग्राउंड. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, ग्राउंड से वो हाइट h की दूरी पे है. ये क्या आपके पास? ग्राउंड मतलब सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, इससे वो ऑब्जेक्ट h मीटर हाइट पे है. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रेज इट फ्रॉम ग्राउंड. मिनिमम फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से इस पोजीशन तक लाने में लगी है. कौन सी? मिनिमम फोर्स. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था उसे इस पोजीशन पे हाइट h पे लाने के लिए जो फोर्स लगी है, दैट इज मिनिमम फोर्स हियर. वो क्या होगी? मास इनटू जी. कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, आपको याद होगा, वी हैव न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हियर एक्सेलरेशन इज ड्यू टू gravity. So that can be termed as here m into g. Let the work done on the object against gravity. Now work done against gravity. Now work done is given by force into displacement. ठीक है, अब यहाँ पे displacement कितना हुआ? That is from ground state to height h. So displacement here is h. h distance का displacement हुआ है ना यहाँ पे, और force कितनी है आपके पास? mg. So work done here is mgh. वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे? mgh. As you know, work done is equal to kinetic energy. ठीक है, वर्क डन क्या होता है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. और यहाँ पे जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज यहाँ पे जो है हम किसका यूज कर रहे हैं? चेंज इन पोजीशन का. दैट इज डेजिग्नेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज h. वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे? वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन मोशन. ठीक है, तो हियर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी
Therefore, potential energy can be given as EP is equal to mgh. So ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स इन योर बुक जो हम जिसमें से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली, ठीक है. नाउ आई एम डिस्कसिंग एग्जाम्पल 11.6. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 11.6. An object of mass 12 kg at a certain height above the ground. If a potential energy कितनी दी है उसकी 480 जूल, ठीक है. P डॉट E से डेजिग्नेट कर देती हूँ मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को. Find the height at which the object is with respect to ground. G कितना दिया है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट इज वेरी सिंपल, आपको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है विच इज EP इज इक्वल टू mgh. EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी विच इज आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय P डॉट E. सो 480 इज इक्वल टू मास 12, ठीक है. G आपके पास 10 है और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. सो 480 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके. 12 4 जा 48. तो हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है. ये आ गया आपके पास हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी. सो नेक्स्ट विद अस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैं आपसे पहले भी ब्रीफली ये लॉ डिस्कस कर चुकी हूँ. दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो हियर वी हैव law of conservation of energy which states that energy can neither be created and nor be destroyed, but can be changed from one form to another. इसका मतलब है जो एनर्जी है उसे ना ही बनाया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही कभी खत्म किया जा सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी खुद बना लोगे और फिर उसे डिस्ट्रॉयड भी कर लोगे, ऐसा नहीं होता. एनर्जी पहले से ही एनवायरनमेंट में पोजेस होती है, वो बस अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे, ठीक है. इक्विलिब्रियम इज अ प्रॉपर बैलेंस, ठीक है. सो बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो आप वाटर टरबाइन या विंड मिल्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे आप विंड एनर्जी को और हाइडल एनर्जी दैट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ वाटर, ठीक है. हाइडल एनर्जी को और विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ठीक है. सो एक और है इसके साथ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स. और क्या है इसमें एडिशन, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन remains same. Total energy before and after transformation remains same. मतलब सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी आपने कन्वर्ट करी है आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी. ऐसा नहीं है कि आपने 10 जूल ऑफ हाइडल एनर्जी कन्वर्ट करी है सम वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा नहीं हो सकती. द एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन इक्वल, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन.
इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के टाइम पे। मैकेनिकल एनर्जी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो एक, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, किसकी वजह से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। ठीक है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट विद अस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपली अगर आप इसे डिफाइन करें तो दिस इज पावर। ओके, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वेयर W is work and T is time. SI unit of power is watt. ठीक है, जिसे कि एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उन्होंने दिया था। इसका सिंबल क्या है? SI यूनिट का सिंबल क्या है आपके पास यहाँ पे? W। ठीक है, the SI unit is watt and is represented by W. नाउ अब आपके पास, जैसे आपके पास पहले था 1 जूल ऑफ वर्क, नाउ 1 वॉट ऑफ पावर आपके पास एक यूनिट है। दिस इज डिफाइंड एज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। वर्क डन, या in simple words, work of 1 joule is done in 1 second, or simpler, an object does work at the rate of 1 joule per second. 1 joule per second, ये भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। ठीक है, दिस विल क्लियरली डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। जो पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। नाउ इंडेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको कुछ यूनिट्स हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, लास्ट टॉपिक है आपके पास, वो आपको खुद देखना है। कुछ समझना है तो मुझसे पूछ सकते हो। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज द टॉपिक, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। उससे पहले इंडेक्स क्वेश्चन है दैट आई एम डिस्कसिंग। व्हाट इज पावर? पावर की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है, मैंने अभी बताई है। डिफाइन 1 ऑफ वॉट ऑफ पावर, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, a lamp consumes 100 joule of electrical energy in 10 seconds. So here work is 1000 joule. यहाँ पे मैंने वर्क 1000 जूल क्यों लिखा है? देखिए, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी यहाँ पे कितनी दी है आपको? 1000 जूल। नाउ टाइम इज गिवन 10 seconds. व्हाट इज द पावर? पावर इज 1000 अपॉन 10, दैट इज 100 वॉट और 100 W। ओके, उसके बाद है आपके पास डिफाइन एवरेज पावर। सो इट इज डिफाइंड एज द क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज पावर। It is defined as the
रेशो ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड टू द टोटल टाइम। ये क्या होता है, कितने टाइम में या फिर टोटल टाइम में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है उसका रेशो। तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टोटल टाइम, ठीक है। सो दिस इज एवरेज पावर। अलॉन्ग विद दिस एक पावर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास बुक में एग्जाम्पल 11.9 दिया है। An electricity bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. So power is given here 60 watt. पावर कैसे पता चला, यूनिट से 60 watt. टाइम दिया है 6 hours, ठीक है। कैलकुलेट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 day, ठीक है। एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये हमें किससे मिलेगा रिलेशन से, पावर क्या होती है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम, एज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सो पावर विल बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टी, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ। तो एनर्जी यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ये आर में दिया है तो आपको ये भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको किलो वॉट में। अगर आप इसे किलो वॉट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसे सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके एग्जांपल में किलो वॉट में कन्वर्ट किया है तो मैं वैसा ही करूंगी ताकि आप वहां से देख के इजीली देख सको। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 watt इज इक्वल टू 1000 watt, ठीक है। 1 kilowatt is equal to 1000 watt. So here 1 by 1000 kilowatt is equal to 1 watt. So 60 divided by 1000 will give you 0.06 kilowatt. So here energy will be 0.06 multiplied by 6. So that will be 0.36 units. You can write it as joule also. एनर्जी आपको जूल में है तो आपको यूनिट से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 ऑफ फिजिक्स दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी इज़ कम्प्लीटेड। इसके बाद आपके सिलेबस में थोड़ा पॉज होने वाला है इस एक्सरसाइज के बाद, मतलब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो देयर विल बी असाइनमेंट्स गिवन टू यू एंड सम टेस्ट विल बी टेकन। आई विल फाइंड अ मीडियम, देखते हैं कैसे आपके टेस्ट लिए जाएं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अलॉन्ग विद दिस प्लीज स्टार्ट preparing your chapters. Thank you.